तो अच्छा जी, अब आपने कौन सा पूछा है 50? सर जी सर वो थोड़ा बहुत तो समझ आ गया लेकिन एक दो पॉइंट नहीं क्लियर हो रहे। टू पार्टिकल्स ट्रेवल अलोंग द स्पेस कर्व्स, ठीक है, एक पार्टिकल इस पाथ पे चलता है, दूसरा इस पाथ पे चलता है। आपने जी बताना सर। पार्टिकल कोलाइड करते हैं या नहीं। जी तो सर। अगर वो कर्व इनके पाथ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कोलाइड करेंगे ना। तो आपने जी ये सर। देखने को ऐसा टाइम आता है जिस पर दोनों, यानी ये पहला इस पहले के बराबर हो जाए। कोलाइड कब करेंगे, तो टी की आपको ऐसी वैल्यू मिल जाए जिस पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स ये मैच कर रहे हैं, इसका वाई मैच कर रहे हैं, इसका जी मैच कर रहे हैं। आपके पास बेसिकली तीन इक्वेशन बनती हैं, 1+2t इज इक्वल टू टी, 1+6t इज इक्वल टू टी स्क्वेयर और 1+14t इज इक्वल टू टी क्यूब। ये अगर तीनों इक्वेशंस अगर आप सिंगल टी की वैल्यू ले लेते जो जिस पर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, इसका मतलब ये उस टी की वैल्यू पर दोनों को इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इट मींस उस टाइम पर दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। जी सर। समझ गए। तो जी सर उससे ठीक है। आपसे ये पूछा है डू देयर पास इंटरसेक्ट, इसका मतलब भी वही है, अगर वो कोलाइड करने का मतलब ये है कि पाथ इंटरसेक्ट करेंगे तो कोलाइड करेंगे ना। लेकिन इसमें ना सॉरी एक और बात भी है इसमें, आई एम सॉरी, इसमें ये बात भी है कि वो उस टाइम ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक फास्ट और दूसरा स्लो, एक पहले गुजर जाए वहां से दूसरा बाद में गुजरे। तो कोलाइड करने का मतलब ये है कि फर्स्ट करिए इनिशियल टाइम आपका t0 है, तो सेम टाइम पर दोनों पार्टिकल सेम लोकेशन पर पहुंचे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उनकी स्पीड भी कैलकुलेट करनी होगी कि स्पीड से जा रहे हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है t0 से उस पॉइंट तक पहुंचने में पहले पार्टिकल को कितना टाइम लगता है और दूसरे पार्टिकल को कितना टाइम लगता है। तो इस तरह से आप फिर ही इसका फैसला कर सकते, यानी कर्व को इंटरसेक्ट करना ये जरूरी नहीं है कि आपस में कोलाइड भी करें। बात समझ जी रहे सर। हैं। जी सर। इनिशियल टाइम से वो देखना पड़ेगा, तो इस हवाले से आप इसको एक्सप्लोर करें। जी सर। और क्या सर 52? जी सर और 54 भी नहीं होगा सर। तो 52 बेटी द व्यू ऑफ द ट्रीफॉइल नॉट। तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रही हमें 52 की। अच्छा जी, ट्रीफॉइल नॉट है जिसे उसने फिगर 8 में शो किया हुआ है, is accurate but it doesn't reveal the whole story. Use a parametric equation this to sketch the curve by hand as viewed from above. With gaps indicating where the curve passes over itself. Start by showing that the projection of the curve onto the xy plane has polar coordinates this and this. So सर जी वैसे यूजिंग कंप्यूटर्स वाले उसमें आ रहा है तो सर ये करेंगे फिर। कंप्यूटर वाले ने अगर बाकी तो कर सकते हैं ना, उसने हैंड स्केचिंग भी की पहले, आप कॉन्सेप्ट उसका ले सकते हैं, पहले हैंड स्केचिंग है फिर कंप्यूटर से स्केच। जी सर। Start by showing that the projection of the curve onto the xy plane has polar coordinates the same, so r varies between r and 3. Then show that z has maximum and minimum values when the projection is halfway between r equal to 1 and r equal to 3. इसमें ये है कि वो कहता है अगर आप इस नॉट को वैसे देखते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती ये नॉट कैसे बनी है। फिगर 8 में ना, फिगर 8 में वो कहता है कि आप इसे स्केच करें, ताकि आप जैसे स्केच करेंगे आपको पता चले कर्व किस रूट पे जा रही है, तो स्केच करके आप इसको समझें। तो यहाँ से ना अब आपको ये आइडिया नहीं कि कर्व शुरू कहाँ से हुई है और किस पाथ पे जा रही है। वैसे ये आपस में इंटरसेक्ट भी कर, बाहर ये लग रहा है कि ये यहाँ से चली है और यहाँ से चली है और ये जा रही है इस पाथ पर, फिर ये आई है, फिर यहाँ से आके ये मुड़ के वापस होकर ये इस पाथ पर फिर इधर आई है, एक्स एक्सिस को लॉन्ग करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन से टी कोई t0 लें और एक्स वाई जी की वैल्यूज लें, फिर टी को वेरी करवाएं और मुख्तलिफ पॉइंट्स कैलकुलेट करते रहें, फिर आप उन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं। आपको पता चलेगा कि टी के बढ़ाने से कर्व किस रूट पर ट्रेस हो रही है।
इस पाथ को उसने ट्री फाइल नोट कहा है, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि मसलन आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या ये वाकई बाजार ये, क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि ये इंटरसेक्ट भी करते हो सकता है इनमें हाइट पर गैप हो, एक कम थोड़ी ऊंची हो इस जगह पर, दूसरी थोड़ी नीचे हो, तो बहरहाल ये जी है। सर। तो आपने इस कर्व के हवाले से उसने आपको पहला पॉइंट ये कहा है कि आप इसको स्केच करें 3D में बाई हैंड एज viewed from above with gaps including where the curve passes over its side। अच्छा, अब उसमें ये है viewed from above का मतलब ये हुआ कि आप इसको आप एक्स-वाई प्लेन में देख रहे हैं, एज viewed from above, ये शायद वो फिक्र की बात कर रहे हैं, पर आप इसको पहले 3D में एज इट इज स्केच करें, ठीक है। जी सर। और उसके बाद आप इसकी एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लें और प्रूव करें कि प्रोजेक्शन में इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो ये बनती है, r इक्वल टू 2 cos of 1.5t एंड थीटा इज इक्वल टू t। यानी आप एक तो ये बताएंगे इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स वाई प्लेन में ये बनती है, और जब ये बनेगी इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि आपको पता कॉस थीटा तो -1 और 1 के दरमियान वेरी करता है ना, इस वजह से आपका कॉस जो है ये -1 और 1 के दरमियान, जब ये कॉस -1 होगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, जब ये कॉस 1 होगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर आपका 1 और 3 के दरमियान वेरी करेगा, समझिए। जी सर। तो अब आपने शो करना है कि जी जो है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज उस वक्त आती हैं जब प्रोजेक्शन इज हाफ वे बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के दरमियान आप जब मिडल पे पहुंचते हैं उस वक्त जी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो वो आप ज़ाहिर है हाफ वे का मतलब ये हुआ कि 1.5 आएगा, 1.5 पर जो है ना, जब आर 1.5 हो उस वक्त देखिए टी कितना है, तो उस टी पर आप देखेंगे जी की वैल्यूज किस तरह से आती है, इस तरह से आपकी जी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। प्रोजेक्शन तो आपने एक्सेप्ट प्लेन में बनानी है ना, जी तो ये सर। 3 काम है, पहले इस 3D में इसको स्केच करना, फिर इसकी प्रोजेक्शन को स्केच करना, बताना कि इसकी ये पोलर, क्योंकि प्रोजेक्शन में पोलर प्लेन आ जाएगा ना, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट ये है कि आपने जी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है, 1 और 3 के दरमियान मिडल में आती है 1.5 के, जी सर। ठीक है। और सर 54 लास्ट वाला। so that limit r up to t approaches a, r of t is b familiar for, ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है ना, तो हम पीछे पढ़ जी चुके हैं उसको, वेक्टर फॉर्म में आपने डेफिनेशन से वेरीफाई करना। जी सर। सर हम जब आर ऑफ टी में से माइनस करते हैं बी को और इस फार्मूले में पुट करते हैं देन वाले पार्ट में, हम्म। तो सर आगे वाला प्रोसेस नहीं हो रहा। बेटे ये जो चीज़ है ना ये बेसिकली वेक्टर्स का मॉड है, इसलिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको जो जिस तरह से ले रहे थे उस तरह से ले रहे हैं। आर टी वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस डी टी के ना, और बी के कंपोनेंट आप पहले बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ये जो मॉड है ये बेसिकली दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, आप ये डिफरेंस वेक्टर लेके उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम और उसका स्क्वायर वो ये मॉड बनेगा, समझ रहे। और ये बेसिकली आपके पास आएगा, तो आपको ये पता है कि किसी फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उसके कंपोनेंट्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप इसको यहाँ के बजाय आप इसे कंपोनेंट में ले जाएंगे, तो ये आर के कंपोनेंट्स आपके एफ जी और एच थे ना, जी सर। समझ गए। सर आपने इसको कंपोनेंट्स के साथ लिंक करना है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। सर राइट साइड पे उन्होंने एप्सिलन जो है वो 3 टाइम्स लिया है, मतलब एप्सिलन ओवर 2 प्लस एप्सिलन ओवर 2 प्लस एप्सिलन ओवर 2। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना कि आपके पास एक्चुअली आर के 3 कंपोनेंट्स हैं, देखा ना, ये लिमिट तब एग्जिस्ट, आप हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जी ये सर। लिमिट एग्जिस्ट करते इफ एंड ओनली इफ लिमिट टी अप्रोचेस ए
टी f अप्रोचेज of ए, x एफ ऑफ टी अप्रोचेज B1 जो बी का पहला कंपोनेंट है, और इसी तरह से जी ऑफ टी अप्रोचेज B2 और एच ऑफ टी अप्रोचेज B3। ये अगर तीनों लिमिट्स यूज करेंगी तो ये लिमिट यूज करेगी ना। इसका मतलब ये yes sir हुआ कि अच्छा, अब फर्ज करें कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, फर्ज करिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। जी सर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फिर ये तीनों एग्जिस्ट करेंगी। जब ये तीनों एग्जिस्ट करेंगी, ये जो तीनों ये एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जब ये तीनों जी एप्सिलॉन सर डेल्टा की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी तो इनकी मदद से, उनकी जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली शक्ल हो उनकी मदद से आपने ये वाली शक्ल बनानी है। ये आप लोग खुद सोच रहे समझ रहे। मेरा मसलन जी ये सर है, इसका मतलब ये, इसके लिए मैं कह सकता हूँ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा सच दैट f of t minus v1 mod is less than epsilon over 2 या epsilon over 3 whenever t minus a mod is less than delta। मैं इसके लिए लिख सकता हूँ ना। इसी तरह से ये जी बात मैं g of t के लिए भी लिखूंगा, फिर मैं h of t के लिए भी लिखूंगा। f t के लिए मैं डेल्टा 1 कह दूंगा, g t के लिए मैं डेल्टा 2 कह दूंगा, h of t के लिए मैं डेल्टा 3 कह दूंगा। फिर मैं डेल्टा तीनों में से सबसे छोटा ले लूंगा। जब सबसे छोटा डेल्टा लूंगा तो छोटे डेल्टे के लिए तीनों शर्तें पूरी होंगी, ठीक है। तो फिर मैं इन तीनों की एप्सिलॉन डेल्टा वाली फॉर्म थी उनको कंबाइन करके ये वाली फॉर्म बना दूंगा। उससे मेरा ये, यानी पहले मैंने इसको अज्यूम किया, फर्ज करें ये ट्रू है। जब ये ट्रू है इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू है और जी ऑफ टी और एच ऑफ टी वाली भी ये लिमिट ट्रू है। जब ये तीनों ट्रू हुई तो इनकी मैंने एप्सिलॉन डेल्टा वाली शक्ल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लिमिट्स मुझे पता है पहले से कि वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन पे अप्लाई होती है। असल में तो यहाँ पर वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पे अप्लाई करना चाहता है, तो वेक्टर वैल्यूड को हम स्केलर वैल्यूड की हेल्प से करते हैं। तो जब मुझे इनका पता है कि ये रियल वैल्यूड अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो फिर एप्सिलॉन डेल्टा को सेटिस्फाई करते हैं। मैं इन तीनों के एप्सिलॉन डेल्टा वाली शक्लें बना के उनकी मदद से ये आर टी की ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली शक्ल बनाऊंगा, समझ रहे। जी सर हाँ। और कन्वर्सली आप इसका कन्वर्स में नहीं सुन लिया, कन्वर्सली फर्ज करके ये वेक्टर वाली ये शर्त पूरी होती है। जब ये शर्त पूरी होती है तो इसकी मदद से मैं ये साबित कर दूंगा एफ जी और एच की जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली शक्ल वो सेटिस्फाई होती है। जब एफ जी और एच की एप्सिलॉन डेल्टा वाली शक्ल सेटिस्फाई होती है इसका मतलब ये हुआ तो उनकी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब एफ जी और एच की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये कि आर की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस तरह से जी सर आप एफ जी और एच को बीच में वास्ता बना के इनके थ्रू हम करेंगे दोनों काम। इस लिमिट से इधर जाना हो तब भी और इधर से वापस जाना तब भी। जी सही सर और बस सर जी अभी यही है। और किसी ने पूछना सर हो भाई। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मसला है ये वाला। इसकी शेप, इसकी स्केचिंग करेंगे तो शेप क्या बनेगी सर? तो बेटी वो बनाने पे इसका एक्स पॉजिटिव है वाई इसका नेगेटिव है। ये बेसिकली जी बनेगी तो ठीक है, टी इसमें कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू 4 साइन टी, ये इलिप्स बनेगी या हाइपरबोला बनेगी, ये है ना 4 साइन टी है। अब होता है जो अगर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों में आर ये कोफिशिएंट सेम होता है तो वो सर्कल बनता है। और अगर आपके पास ये कोफिशिएंट डिफरेंट आ जाए तो फिर वो कम से कम वो नहीं बनता, एलिप्स नहीं बनता है ना। तो इसका तरीका ये है कि आप एक्स स्क्वायर एक्स ये आ गया और वाई आपके पास आ गया -2 cos t। टी तो वैसे ही कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये जो कर्व है ये प्लेनर कर्व होगी, ये सिर्फ एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन में बनेगी। और वो पैरेलल प्लेन ऐसा जो एक्स प्लेन से 3π/4 की हाइट पर हो, क्योंकि इसमें टी ये ना, हाँ इसमें देखिए जी है ही नहीं ना, आई जे और के है ना, सॉरी हाँ आई जे और के इसमें है ही नहीं, इसको लिए प्लेन कर्व है। और आपने बताना इसका अच्छा पोजीशन वेक्टर इस टी पे बताना, ठीक है ओके। अब ये जो इक्वेशंस हैं
आप इसको देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो कितना बनता है 16 साइन स्क्वायर टी प्लस 4 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और ये इस तरह से ठीक है। अच्छा, इसको आप वो कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया 16 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर ना। तो अगर आप इसमें और कॉस स्क्वायर, अच्छा हाँ, तो 16 साइन स्क्वायर में से 4 साइन स्क्वायर अलग कर लें प्लस 4 कॉस स्क्वायर अलग कर लिया, 4 कॉमन आएगा तो ये 4 रह जाएगा ना। पीछे 16 में से 12 साइन स्क्वायर बच गया, तो 12 साइन स्क्वायर, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये एक्स स्क्वायर इसका लेंगे ना, ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर एस स्क्वायर और प्लस 4 आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर ना सी स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ से 4 स्क्वायर अलग कर लूँ, 4 स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर हो जाता है 1 और पीछे ले जाता है 12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर जो है ना ये हो जाएगा, इसमें 4 साइन स्क्वायर ये हाँ, तो पहला जो 4 साइन स्क्वायर है इसकी जगह आप लें दोबारा से एक्स को रिप्लेस कर दें, क्योंकि 4 स्क्वायर इसके साथ तो के 1 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 12 साइन स्क्वायर राइट हैंड साइड पर और प्लस आपके पास 4 आएगा, ये आ गया। अब आपका जो साइन है ये एक्स और 4 के बराबर है ना, साइन टी एक्स और यहाँ एस के एक्स ओवर 4 लिखें तो एक्स स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ओवर इस 12 को हम से सिंप्लीफाई कर लें और इस एक्स स्क्वायर को इधर एक्स स्क्वायर के साथ मिला के सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपको इलिप्स बनेगी। बाद में इस 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, बस समझ रहे हैं। तो ये इलिप्स बनेगी आपके पास, इससे सिंप्लीफाई करके। सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया कि कौन सा? कैसे 4 कॉमन लिया तो 12 स्क्वायर नहीं प्लस बेटी, सी स्क्वायर। 16 एस स्क्वायर को हमने कर लिया 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर में 4 कॉमन आ गया ना, अंदर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, इसलिए यहाँ 4 इंटू 1 आ जाएगा। मैंने 16 साइन स्क्वायर में से 4 साइन स्क्वायर अलग कर लिया, 12 को अलग कर लिया। ओके सर। ठीक है, 12 में जी साइन की जगह उसको साइन टी आपका एक्स ओवर 4 होता है, एस की जगह एक्स ओवर 4 डाल दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 16। इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले जाओ और इस एक्स स्क्वायर के साथ मर्ज कर दे, ऐड कर दो, आपके पास एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, एक वाई स्क्वायर वाली, इधर 4 आएगा, उसे 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर एक एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी, एक वाई स्क्वायर वाली होगी, ये दोनों मिलके आपके पास वो आपको पता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो आपका साइन इलिप्स बनाती है ना, बीच में साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, जी सर, आगे जी सर। और और सर ये जो क्वेश्चन नंबर 56 ही है 13.2 का, सर इसमें एग्जांपल 4 ही आएगी ना? ये बिल्कुल एग्जांपल 4 की तरह है, क्योंकि हमने एग्जांपल 4 में भी यही प्रूफ किया है कि द कर्व लाई ऑन अ स्फीयर विद द सेंटर द ओरिजिन। 54 56
if occurs that the position at rt is always perpendicular to the train, show that the curve, हाँ ठीक है, आप शो करना बेसिकली आपने ये शो करना है ना, चूंकि आर जी और सर। आर प्राइम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो इनका डॉट जी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जी सर। तो डॉट प्रोडक्ट को जब सिंपलीफाई करेंगे तो स्फीयर की इक्वेशन बननी चाहिए। सर जैसे हमने एग्जांपल 4 में किया है वैसे ही इक्वेशन बनेगी ना। एग्जांपल 4 में हमने कैसे किया है? हाँ यहाँ हमने ये तो उनको ऑर्थोगोनल शो किया है ना। ये तो हमने ये किया है कि आर टी जो कांस्टेंट था तो उसकी वजह से आर प्राइम डॉट आर जीरो, तो हमने ये प्रूव किया है आर प्राइम आर के ऑर्थोगोनल, हमने ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव की है। और स्फीयर में तो ऑलरेडी ऑर्थोगोनैलिटी है, तो आपने ये शो करना कि वो पॉइंट जिसका पोजीशन मतलब आर है तो वो स्फीयर के सरफेस पर लाई करता है, और वो स्फीयर के सरफेस पर तभी आएगा जब स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब आप यूँ समझिए कि आपको ये चीज़ दी हुई है, ये इक्वेशन, जी जी ये सर। वाली चीज़ दी हुई है, और आपने इससे बताने जो एक्स जो पॉइंट पी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आपने शो करा वो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपने इस कंडीशन से स्फीयर की इक्वेशन बनानी है। आप आर टी को समझ लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है, और आर प्राइम टी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और फिर इसको डॉट पर लेके उसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके शो करें तो स्फीयर की इक्वेशन बनती है। ओके सर। और सर जी एक बात बोले, हाँ? सर जी इस दफा सिलेबस काफी ज्यादा हो गया और सर थोड़ा मुश्किल भी बहुत है। मुश्किल कहाँ से है? वेक्टर सर आपने जी पहले भी पढ़े हुए, वेक्टर तो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। वेक्टर सिंपल पढ़े थे लेकिन यहाँ पे हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब आप बड़े ही हो सर गए काफी हो गया है। हैं? इन्हें अब पढ़ना जी छोड़ अब दें, पर बंद कर दें पढ़ना। अभी तो हमने 11 चैप्टर करना है बच्चे, आज वाला 13.4 करके फिर हम चैप्टर 11 आगे नहीं पढ़ते, 11 चैप्टर करेंगे कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी 12 चैप्टर 13 सर 4 चैप्टर हो जाएंगे। सर जब हम शुरू में आए थे तो सिर्फ 4 एक्सरसाइज हुई थी। बेटी है बस, अब आप पुरानी बातों में अब आप फिर वापस छोटे होना सर चाहते हैं, क्या करें। अब सर आप ये आखिरी पैरामीटराइजेशन कोर्स है, यहाँ में किताब अपनी मुकम्मल करनी है। अभी मैंने आपको चैप्टर 4 के 1-2 टॉपिक रहते हैं, चैप्टर 5 के टॉपिक रहते हैं, चैप्टर 6 के वो भी करवाने हैं। इसमें ये है कि जो सर डिफरेंट 13.35 क्वेश्चन है सर, ये जो पैरामीटराइजेशन है इसकी थ्योरी में और रीपैरामीटराइज्ड इन टर्म ऑफ एस बाय सब्स्टिट्यूटिंग फॉर पी है सर, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। बेटी वो तो ये ये होता है, पैरामीटराइज करेंगे एक कर्व को विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। वो ये है ना सर कि आर्क लेंथ पैरामीटर के बेसिकली मकसद क्या होता है, पैरामीटर का रोल ये होता है कि पैरामीटर के हर वैल्यू के अगेंस्ट कर्व के ऊपर एक पॉइंट आता है, जी सर। और वैल्यू बदलने से पॉइंट बदल जाता है, तो तमाम वैल्यूज जी को इकट्ठा करें तो कर्व के सारे पॉइंट आ जाए। ये पैरामीटर का रोल है। तो पैरामीटर की जी सर। मदद से कर्व ट्रेस होते हैं, उसको पॉइंट जनरेट होते हैं, ठीक है। आमतौर पे जो जी पैरामीटर है वो हम ऐसे ही लेते हैं मैथमेटिकली अलग से, तो उसका कर्व के साथ बाजार को डायरेक्ट लिंक कर्व में से अराइज हो वो नहीं था। आर्क लेंथ ऐसी है कि जो कि मतलब कर्व से जनरेट होती है, यानी जहाँ से जी कर्व सर। स्टार्ट होती है वहाँ पे पर उसकी लेंथ 0 है, जैसे कर्व के लॉन्ग जाते हैं तो आर्क में उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। तो अब जी हर पॉइंट पर शुरू पहले पॉइंट से लेके कर्व के हर पॉइंट तक कोई ना कोई लेंथ है, और वो लेंथ सिर्फ जी उसी पॉइंट के लिए यूनिक है, पॉइंट बदलेंगे तो लेंथ बदल जाएगी। इसका जी मतलब सर। ये है कि हम इस आर्क लेंथ को पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आर्क लेंथ के हर वैल्यू के अगेंस्ट कर्व पर एक पॉइंट आता है, और हर जी पॉइंट के सर। अगेंस्ट से आर्क लेंथ की वैल्यू आती है। इस जी तरह सर से आती। अपनी पैरामीटर जो है जो भी पहले व्यू उसके बजाय आर्क लेंथ को ले आना बीच में, ये रीपैरामीटराइजेशन है। और वैसे तो आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके रीपैरामीटराइज कर सकते हैं,
उसमें आर्क लेंथ जरूरी नहीं, रीपैरामीटराइजेशन कॉन्सेप्ट जनरल है। जैसे हमने आखिर में कहा था ना, टी की जगह आप ई की पावर यू लगा दें, जी सर। हाँ, तो वो आप ई जी पावर सर। यू जो जैसा मर्जी फंक्शन आप ले लें, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन, हर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर्व को रीपैरामीटराइज करती है, ठीक ठीक है। है सर। और हम जो है स्पेशली जो आर्क लेंथ वाली चॉइस है वो हमारे लिए नेचुरल है, तो वो उसी कर्व में से पैरामीटर अराइज होती है, और इसी वजह से ठीक। कर्वेचर जो था वो आर्क लेंथ की शक्ल में उसकी सिंपल फॉर्म बन जाती है। सर ये जो फिर एग्जांपल 2 में हमने इक्वेशन निकाली हुई है आंसर में, तो सर ये रीपैरामीटराइज करके निकालिए। एग्जांपल 2 में ये रीपैरामीटराइज किया ओके। हमने आर्क लेंथ को पहले, रीपैरामीटराइजेशन के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप और वो हम टी की वैल्यू करें। वो हमने यहाँ एस टी से फाइंड कर लिया। अब देखो ना, जी एस जी ऑफ सर। टी आपको टू से टी आ गया, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, यहाँ से टी की वैल्यू लो, अब ये इक्वेशन में जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ ये डालेंगे, सारा कुछ एस की शक्ल में बदल जाएगा। सही, ठीक है सर। और ठीक है, चले अब बस टाइम इस सेशन का 4 मिनट रह गया, तो उसके बाद फिर हम नया सेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो अब हम जो कुछ हमने पढ़ा है अब उसकी एप्लीकेशन है, ये है मोशन इन स्पेस, हमारा 13.4 टॉपिक है। हमने स्पेस कर्व को स्टडी करना सीख लिया, उसी को उसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम उसे वेक्टर आर ऑफ टी की शक्ल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हम उसे 3 स्केलर इक्वेशन जो पैरामीट्रिक हमने कह रहे थे उनकी शक्ल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है कर्व की किसी भी पॉइंट पर, वो उसकी डायरेक्शन बताता है, कर्व किस रुख पे जा रही है। जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो उसका लेफ्ट राइट टर्न बताता है, और जो उसके जो है यूनिट बाई नॉर्मल वेक्टर है वो उसका राइज या फॉल बताता है कि कर्व कितनी ट्विस्ट हो रही है, तो उसका ट्विस्ट बताता है। इस तरह से हम कर्व को हर तरह से स्टडी कर सकते हैं, कर्व किस तरफ जा रही है। तो स्पेस के अंदर मोशन हमारी देखें तो डेली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, परिंदों की मोशन है, जहाज़ की मोशन है, स्पेस शटल की मोशन है, इसी तरह से ज़मीन की मोशन है, तो ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो ये भी स्पेस में घूम रही है, इसका जो पाथ है वो भी एक स्पेस कर्व है, हम उस पर भी ये सारा हम अपने मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 13.4 मोशन इन स्पेस में पहले तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं जबकि हमें कर्व दी हुई हो, यानी आर ऑफ टी जो है ये बेसिकली तो पोजीशन वेक्टर था, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, तो इसकी मदद से हम वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर बनाते हैं। फिर हम उनके कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे, नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स, और उसके बाद फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन है जैसे आप फायर कर दो वो भी स्पेस में है, प्लैनेट्स की मोशन उसके लिए केपलर्स लॉज हैं, ये भी स्पेस में है। तो हम इनकी फिर पर्टिकुलर एग्जांपल्स के तौर पर उन्हें करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप जानते हैं वेलोसिटी चूँकि ये वेक्टर है, तो आर टी डेरिवेटिव जो है पोजीशन वेक्टर का या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेरिवेटिव में वेलोसिटी बनती है ना, पहले से आप जानते हैं। तो ये आर वेक्टर अगर हम ये लिमिट ले लें एट आर एट टी प्लस एच माइनस आर टी ओवर एच, और ये लिमिट अप्लाई कर दें तो 0, ये एक्सप्रेशन पहले बना भी चुके हैं ना आर प्राइम टी वाला, तो इसको हम अपना वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं। जिस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्पीड कहलाती है। ये सारी चीज़ें पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके, आर प्राइम टी भी आप पढ़ चुके हैं, आर प्राइम टी का मैग्नीट्यूड भी आप पढ़ चुके हैं, वो हमने देखा था, वो डी एस ओवर डी टी था, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। आर की लेंथ आपकी लेंथ थी ना, और लेंथ डिस्टेंस होता है। इसके बाद अगर आप इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लें वी टी का, तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन वी प्राइम टी, और वी प्राइम टी जो आर का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा आर डबल प्राइम टी। इस तरह से ये ऐसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आर टी अगर आपको दिया हुआ, तो ये एग्जांपल है, ये आपको आर टी दिया हुआ है, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वी टी बन गया, एक दफ़ा और लेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। स्पीड आपको फाइंड करने के आ रहे हैं तो इस वी टी का मैग्नीट्यूड ले लें, अगर किसी खास टी की वैल्यू पर कहा जाए तो टी की वो वाली वैल्यू साहब के अंदर डाल दें, आपको उस टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर भी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर भी मिल जाएगा, और स्पीड भी मिल जाएगी। तो आपको पता है एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। ऐसे एग्जांपल 2 में देख लें, इसमें भी यही बात है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड फाइंड करनी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये वाला, उसी तरह से एक दफ़ा डेरिवेटिव हो तो वी टी आ गई, एक दफ़ा और ले लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वी टी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्पीड आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 में मूविंग पार्टिकल है, इस
पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और स्टार्ट करते ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसका एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। आपने क्या बताना है, अब यहाँ उससे आपको पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ, अब ये उल्टा है, पहले पोजीशन वेक्टर तो उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना था, अब वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा है और एक्सेलरेशन से आपने उसकी वेलोसिटी और पोजीशन फाइंड करनी है। जैसे वेलोसिटी का पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी आई थी, उसके डेरिवेटिव से एक्सेलरेशन आया था, अब वो रिवर्स है तो इंटीग्रेशन होगी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी और साथ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है वो आप इन कंडीशंस की हेल्प से फाइंड कर लें। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एग्जाम्पल 3 भी हो जाती है, तो ये काम आपको कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं ये सेशन ख़त्म हो रहा है तो मैं इस सेशन को क्लोज करके फिर अगला सेशन स्टार्ट।